बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। आज शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला सरकार ने लिया है और मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने आपात बैठक के बाद यह फैसला किया है। राजस्थान में जिस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार सख्त होती जा रही है। पहले रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू, उसके बाद 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू और उसके बाद अब शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू। और अब 6600 केस बीते 24 घंटे में आने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि बाजार शाम 5 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। वहीं सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 8 बजे तक चालू होगी। होटल्स में इन हाउस गेस्ट की सर्विस चालू रहेगी। तो वहीं स्कूल, कोचिंग और कॉलेज पूरी तरह से बंद होंगे। वहीं धार्मिक सामाजिक आयोजनों, जुलूस और मेलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 31 मई तक शादी जैसे आयोजनों में सिर्फ 50 मेहमानों की इजाजत होगी। इसके लिए पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी और उल्लंघन करने पर आयोजन स्थल पर 7 दिन की सीज कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो पाएंगे। धार्मिक स्थलों पर केवल ऑनलाइन दर्शन होंगे। तो वहीं सार्वजनिक परिवहन में 50% ही यात्री यात्रा कर पाएंगे। राज्य बॉर्डर में नेगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री मिल पाएगी। तो वहीं 100 से ज़्यादा कर्मचारी किसी ऑफिस में है तो वहां 50% ही उपस्थिति रखनी होगी। बाकी 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं नाइट कर्फ्यू में कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालय, लगातार उत्पादन, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, दवा की दुकानें, आईटी कंपनियां, विवाह समारोह, बस, रेलवे, एयरपोर्ट, आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग करने वालों को छूट रहेगी। हालांकि छूट के लिए कोई विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन्फोर्समेंट टीम को पहचान पत्र, निमंत्रण पत्र या फिर यात्रा का टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। तो अब गहलोत सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, जिसके तहत आज शाम से ही ये सख्त नियम प्रदेश में लागू होंगे। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। हालांकि बाजार पूरी तरह से 5 बजे ही बंद करने होंगे। और नाइट कर्फ्यू में कहां छूट है ये भी आपको बता देते हैं। कोविड मैनेजमेंट में संबंधित कार्यालय के लोगों को छूट, लगातार उत्पादन, दवा की दुकानें व आईटी कंपनियां, विवाह समारोह, इनमें छूट रहने वाली है। बस, रेलवे, एयरपोर्ट से आने वाले यात्रीगण को भी छूट है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य रूप से टिकट दिखाना होगा। माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले लोगों को भी छूट रहेगी और छूट के लिए कोई विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन्फोर्समेंट टीम को कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से दिखाने होंगे। पहचान पत्र दिखाना, या शादी में जा रहे हैं तो निमंत्रण पत्र दिखाना होगा, या फिर यात्रा करके वापस लौटे हैं तो टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। पूरे प्रदेश में एक बार फिर से आपको बता दें, शाम 6 बजे से सुबह सोमवार 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। और इन सख्त नियमों के तहत सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। तो कोरोना की अब नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। होम डिलीवरी हालांकि रात 8 बजे तक चालू रहेगी और होटल्स में इन हाउस की सर्विस भी चालू रहेगी। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज पूरी तरह से बंद किए जाते हैं। वहीं फल, सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को भी छूट में शामिल कर लिया गया है। तो नए नियम काफ़ी सख्त हैं। लॉकडाउन नहीं लग रहा है, पर जो नाइट कर्फ्यू, जिस तरह से सख्त नियम लागू किए जाएंगे वो शायद लॉकडाउन की ही याद दिलाएगा। जयपुर राजधानी से ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। कैटर्स, हलवाई, फोटोग्राफर, बैंड वालों की एसडीएम राजेश डागा ने ली बैठक। कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना करवाने के दिए सख्त निर्देश। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने उपखंड कनवास के सभी कैटर्स, हलवाई, फोटोग्राफर व बैंड बाजा वालों के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए बैठक ली गई। बैठक में सभी कैटर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंड बाजे वालों ने निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। इसके लिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि विवाह सम्मेलन में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो आप ऐसे विवाह समारोह में भाग नहीं लेंगे एवं ऐसे विवाह आयोजनकर्ताओं को
सूचना उपखंड अधिकारी कनवास तहसीलदार व संबंधित अधिकारी को देनी होगी। यदि इसके उपरांत भी किसी विवाह समारोह में व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक होती हो तो विवाह समारोह में उपस्थित कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंड बाजा वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप स्वयं भी जिम्मेदार होंगे। ने साथ ही सभी से अपील की है कि विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण कई परिवार बेरोजगार हो गए एवं प्रदेश में कई परिवारों को आर्थिक परिस्थितियों से जूझना पड़ा है। कई परिवारों में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे हर व्यक्ति परिचित है। देश के कई राज्यों में पुनः लॉकडाउन में स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए विगत वर्ष जैसे हालात दोबारा पैदा न हो, इसलिए आप सभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रशासन का पूरा सहयोग प्रदान करें। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। एसडीएम राजेश डागा की समझाइश से ग्रामीणों को खेत पर जाने के लिए मिला रास्ता। 10 वर्षों से रास्ते के लिए भटक रहे थे काश्तकार। ग्राम पीसाड़ा के ग्रामीणों द्वारा कनवास एसडीएम राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पिछले 10 वर्षों से कई काश्तकारों को अपने खेत पर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। काश्तकारों को अपने खेत तक जाने के लिए कोई नियमित रास्ता नहीं है। इस कारण हमारा फसल की हकाई जुताई समय पर नहीं हो पाती है, जिससे कि हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसडीएम राजेश डागा ने प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थना पत्र की कार्रवाई राजस्व एजेंसी की से करवाई, जहां दिनांक 16 को काश्तकार मुरली मनोहर, दीनदयाल, परमानंद, बनवारीलाल, ब्रजमोहन, ब्रजराज, द्वारकीलाल, रामस्वरूप, रामलाल, श्याम बिहारी, हंसराज मीना व सरपंच मोतीलाल मीना कनवास उपखंड कार्यालय में उपस्थित हुए, जहां कनवास एसडीएम राजेश डागा द्वारा सरपंच मोतीलाल मीना ने सभी उपस्थित काश्तकारों को समझाइश की कि रास्ता चाहने वाले सभी खातेदार, जिस खातेदार की भूमि में से रास्ता निकल रहा है, वे प्रत्येक काश्तकार अपनी खाते की भूमि से 5-5 फीट भूमि रास्ते के लिए देगा। वे ऐसे ही आगे आने वाले खातेदार 5-5 फीट की भूमि रास्ते के लिए देंगे। रास्ता आगे तक निकल जाएगा। सभी खातेदारों ने इस समझाइश को उपखंड अधिकारी राजेश डागा के सामने सहमति जाहिर की व रास्ता देने के लिए कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, जिससे सभी काश्तकारों को अपने खेत तक जाने के लिए नियमित रास्ता मिल गया। कनवास एसडीएम राजेश डागा की समझाइश की सभी काश्तकारों ने सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। कनवास उपखंड में अभी तक 37 विवादित रास्तों को निस्तारण पक्षकारों आपसी सहमति से कराया जा चुका है। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर, बैंड वालों की एसडीएम राजेश डागा ने ली बैठक। कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना करवाने के दिए सख्त निर्देश। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने उपखंड कनवास के सभी कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर व बैंड बाजों वालों के साथ कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए बैठक ली। बैठक में सभी कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंड वालों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। इनके लिए आप सभी इन बात का ध्यान रखें कि किसी भी विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों की शामिल होते हैं तो आप ऐसे विवाह समारोह में भाग नहीं लेंगे एवं ऐसे विवाह आयोजनकर्ताओं की सूचना उपखंड अधिकारी, कनवास तहसीलदार व संबंधित थाना अधिकारी को देनी होगी। यदि इसके उपरांत भी किसी विवाह समारोह में व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक होती है तो विवाह समारोह में उपस्थित कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंड बाजा वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कनवास एसडीएम राजेश डागा ने साथ ही सभी को अपील की कि विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण कई परिवार बेरोजगार हो गए थे एवं प्रदेश में कई परिवारों को आर्थिक परिस्थितियों से जूझना पड़ा। कई परिवारों के में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे। इससे हर व्यक्ति परिचित है। देश में कई राज्यों में पुनः लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए विगत वर्ष जैसे हालात दोबारा पैदा न हो, इसके लिए आप सभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में प्रशासन तैयार कर लिए, वेंटिलेटर तैयार कर लिए, ऑक्सीजन के लिए जनरेशन प्लांट लगा दिए, हर ज़िले में जनरेशन की फैसिलिटीज पैदा कर दी। कहने का मतलब आधारभूत ढांचा पूरा तैयार किया और आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, जितने धर्मगुरु थे, एनजीओ थे, एक्टिविस्ट थे, व्यापारी थे, अपने मजदूर संगठनों के लोग थे, कर्मचारी संगठनों के लोग थे या चाहे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, सब ने मिलकर वो जंग लड़ी थी।
और हम लोग उसमें जीत गए थे। भीलवाड़ा मॉडल का भी और राजस्थान का भी पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया के मुल्कों के अंदर भी प्रचार हुआ कि राजस्थान में बहुत शानदार कोरोना का प्रबंधन हो रहा है। हम लोगों के लिए गर्व करने की बात थी। अचानक जो दूसरी लहर आई है पिछले 1 महीने से पूरी तरह तबाही मचा दी। 15 अप्रैल की बात करें तो 250 केस आते थे प्रतिदिन। आज 6,500 केस प्रतिदिन आ रहे थे, कभी 7,000 आ रहे हैं। मृत्यु दर 0 हो गई थी। 15 मार्च को प्रतिदिन कोई मृत्यु हो नहीं रही थी उन दिनों के अंदर। आज 33 लोग मर गए हैं, कभी 30, कभी 32, कभी 33 के आंकड़े आए प्रतिदिन के। ये कोरोना भी अलग तरह के मिजाज का है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये दूसरी लहर विशेषज्ञ कहते हैं हमेशा बहुत खतरनाक होती है। इस लहर के अंदर एक तो बहुत फास्ट ये फैल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चों में भी जा रहा है, युवाओं में भी जा रहा है। जो पहले खाली बुजुर्गों में जाते थे वो संक्रमित होते थे। और नंबर 3, ये कोरोना घातक रूप ले रहा है। इतनी मृत्यु दर तो पूरे साल भर में कभी भी नहीं हुई थी। उस वक्त पूरे साल भर के आंकड़े देखें तो 20 मृत्यु पर डे मैक्सिमम हुई थी कुछ दिनों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर। और अब कभी 25, कभी 35, कभी 33, मैंने कहा आपको। तो ये जो स्थिति बनी है घातक ये है, तेज़ी से फैल ये रहा है, नौजवानों बच्चों तक में जा रहा है। आप टीवी देखते होंगे किस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। शमशान गृह में जगह नहीं है, वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। खुले में दाह संस्कार हो रहे हैं। अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसेज के लाइनें लगी हुई है। और जो टीवी बता रहा है पूरे देश का पिक्चर, वो बहुत ही डरावना है। तो आप सोच सकते हो कि अभी तक मुझसे बचे हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, उस सबसे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। महाराष्ट्र की तो आप देख रहे हो कि बहुत ही हालात ख़राब हो चुके हैं। वहाँ तो 50,000 से अधिक प्रतिदिन वहाँ पर संक्रमित लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर। ये डरावना जो दृश्य बना देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों में भी जहाँ जहाँ दूसरी लहर आई थी वहाँ बहुत ख़तरनाक मामले हुए थे। यूके के अंदर तो उन्होंने बहुत कड़ा लॉकडाउन लगा दिया 4 महीने लगातार। और दूसरी तरफ वैक्सीन बहुत भयंकर संख्या में लगाई, वहाँ पर सबको वैक्सीन लगाई। अब जाके हालात वहाँ बिल्कुल काबू में आ गए हैं। नाम मात्र के मरीज आ रहे हैं और इक्का दुक्का मौत हो रही है। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वीकेंड का लॉकडाउन लगाएं या कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि जब कोरोना चला जा रहा था तो लोग भी लापरवाह हो गए थे, मास्क लगा नहीं रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग हम कर नहीं रहे थे, हाथ धो नहीं रहे थे। शादी ब्याह में 500,000 तो मामूली बात थी, समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। और आप देख रहे हो कि इलेक्शन के अंदर तो सारी हदें पार हो गई। जुडिशरी में भी इलेक्शन अलाउ कर दिए, मना करने के बावजूद भी हमने मना किया था तो हमारी बात नहीं सुनी गई। उनका अपना फैसला है। इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी अदा करनी थी, वो भी इलेक्शन कराने लग गए। और हम लोगों ने भी गलतियाँ करी। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव शुरू हुए थे, लाखों की रैलियाँ हो रही थी। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप देख लिया क्या क्या हो रहा है। बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, तभी रैली हो रही थी। कुछ हद तक तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो सवाल ये हमें जनता और आम जनता की उनको आजीविका भी मिले और उनकी जान नहीं जाए, उनकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जान है तो जहान है,
तो जान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है और सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, ना कमी रखेगी, ना पहले रखी थी। पहले भी हमने एनजीओ की सहायता से और प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है, कहते हुए गर्व है कि प्रदेशवासियों ने वही व्यवहार किया। आगे बढ़ बढ़ करके कच्चा खाना, पक्का खाना सबको खिलाया गया, पैकेट बांटे गए। विधायकगणों को हमने कहा, उन्होंने अपने फंड से पैकेट दिए परिवारों को। सरकार ने भी गेहूँ भी, दालें भी दी फ्री और 35 लाख लोगों को मैंने बार बार उनके खाते के अंदर हम लोगों ने पहले 1000, फिर 1000 और फिर 1500 और फिर अभी मैंने हाल ही में 1000 रुपये और उनके खाते में हमने ट्रांसफ़र किए हैं। एक किस्त और हम देंगे उनको। परंतु फिर भी आजीविका की जो चुनौती हमारे सामने है वो सब जानते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार आजीविका चलती रहे, उनको तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि तकलीफ़ उसको होती है जो सुबह शाम कमा के खाता है। बाकी लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस संकट की घड़ी के अंदर। सहयोग सबने किया है, पर गरीब आदमी की स्थिति बहुत खराब होती है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेशवासियों की समस्याओं पर है। आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमारी अब भी है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन की मांग महाराष्ट्र कर रहा है केंद्र सरकार से, आप हवाई जहाज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो महाराष्ट्र के अंदर। और केंद्र सरकार ने भी फैसला किया आज कि बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को बाहर के मुल्कों से आयात करेंगे। तो बिना ऑक्सीजन तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति बन सकती है। जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ पूरी मिल नहीं पा रही है, इतनी मांग बढ़ गई है। और दवाइयों के साथ में जो हालात बने हैं, तो दवाई हो चाहे ऑक्सीजन हो, कितनी हम बढ़ा दें संख्या, उसके बाद में अगर संख्या बढ़ती जाएगी मरीजों की, तो एक तरफ तो कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, लोग तकलीफ पाएंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कोविड ठीक होने के बाद में भी काफ़ी महीनों तक तकलीफ रहती है व्यक्ति को, सांस लेने में के अंदर भी, चलने के अंदर भी कई तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कोरोना हो ही क्यों, बचावी उपाय है, ये दिमाग में रखें हम सब लोग। और किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई जो है, महामारी की लड़ाई अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती है, ये मैदान में लड़ी जाती है। उसके मायने हैं मैदान में, घरों में हम सब जो है किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का बचाव का, किस प्रकार से हम लोग मास्क लगाएं, किस प्रकार से हम लोग हाथ को बार बार धोएं, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इलाज है ये, वैक्सीन की तरह ये प्रभावशाली होता है मास्क लगाना। वैक्सीन की कुछ कमी हो गई केंद्र में, वो भेज नहीं रहे राज्यों को। हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम संपर्क में केंद्र सरकार के, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आती जाएगी, हम लगाते रहेंगे। वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम ज़िंदगी जाने का खतरा ख़त्म हो जाता है। हर व्यक्ति को वैक्सीन लगानी है। मैंने भी पहली डोज दूसरी डोज लगा ली है, आप सबको लगानी है। सरकार पूरी व्यवस्था करने में लगी हुई है, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग सब मिलकर के। मैं तो आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, सभी तबकों को, सभी वर्गों को, सभी संगठनों को। पिछली बार 12 महीने 11 महीने आप लोगों ने जो साथ दिया, जिस रूप में एक दूसरे के काम आए, आप लोग इमदाद करी, उसके कारण से राजस्थान कामयाब हुआ कोरोना की जंग को जीतने के अंदर। अब भी जंग जीतेंगे हम लोग, मुझे पूरा यकीन है। आप सब कॉन्फिडेंस बना रहे, हौसला बुलंद रखें, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। सारी व्यवस्था हमने करी है, आने वाले वक्त में और हम करेंगे। पूरी तरह हम लोग लगातार
गांव के सरपंच पंच तक संपर्क में रहना चाहते हैं। प्रदेशवासियों के तमाम संगठनों से मैंने बातचीत करी है, धर्मगुरुओं से बात करी है, जिससे बात करी है सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि हमें जो माहौल बन गया है, हालात हो गए हैं, उसके अंदर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं आपसे अपील करूंगा अंत में कि कृपा करके आप जो फैसले किए सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करने में आप सहयोग करें। ये नौबत नहीं है कि पुलिस को सख्ती करनी पड़े, क्योंकि हमें जान बचानी लोगों की, और जान बचाने में सख्ती करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे, तब जाकर के हम लोग इसको काबू में कर पाएंगे। बड़ा महामारी है, महामारी है, फैलते हुए वक्त नहीं लगता है। 1 अप्रैल 15 अप्रैल के आगे देखेंगे तो आप देखोगे हो क्या गया 15 दिन के अंदर। 30-35 लोग मरना प्रतिदिन कभी सुना ही नहीं था हमारे राजस्थान के अंदर, वो स्थिति बन गई है। यही बात कहता मैं आपको मैं विश्वास रखता हूँ कि आप लोग कमी नहीं रखेंगे पूरा सहयोग करने में। पूरा सहयोग करें। कनवा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वॉरियर्स का किया स्वागत। उपखंड अधिकारी द्वारा 3 मार्च को भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को कोविड-19 जांच हेतु रोज सैंपलिंग करवाने के लिए नायब तहसीलदार मुकुट व्यास के सानिध्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित की गई। उसमें कार्यरत कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स शिवचरण नागर, जगदीश शर्मा, आशीष शर्मा, अशरफ शफीक मंसूरी, जीएसएस सुरेश चौरसिया, नंदलाल वर्मा, माणकचंद रावत, धनलाल नुकुम, राजू मेहर, बाबूलाल शर्मा, बालकिशन कुमरावत, राय सिंह, इरफान भाई का सम्मान भवानीश्वर शिवालय मंदिर विकास ट्रस्ट द्वारा किया गया। ट्रस्ट के सदस्य धीरज जैन, लोकेश चौहान, कैलाश रणावत, वैभव शर्मा, मनीष शर्मा, नीतीश चौहान, उमेश चौहान आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। कोटा के कुनाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के सिपाही को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। सिपाही के पास करीब 183 शराब की पेटियों भी बरामद हुई, जिनकी कीमत लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी शराब के ठेके के नजदीक ही शराब बेच रहा था। कर्फ्यू के समय शुरू होने पर दुकान को बंद कर आरोपी अवैध रूप से शराब का बेचान कर रहा था। कुनाड़ी सीआई गंगा साई शर्मा ने बताया कि आबकारी विभाग का सिपाही सुरेंद्र कोटा में तैनात है, साथ ही वह कुनाड़ी पेट्रोल पंप के नजदीक अवैध रूप से शराब बेचने का काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि मुखबिर के जरिए बुधवार को मिली सूचना पर दबिश दी कि जब सुरेंद्र शराब का बेचान कर रहा था, पुलिस को देखकर वे शराब लेने आए लोगों को भाग खड़े हुए। वहीं सुरेंद्र के पास शराब की पेटी भी मिली। पूछताछ करने पर सामने आया कि पास ही के कमरे में और भी शराब की पेटियां हैं, जिनकी गिनती करने पर कुल 183 शराब की पेटियां मिली। पुलिस ने शराब की पेटियों को जब्त कर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आबकारी विभाग की कार्रवाई करने की तैयारियां चल रही है। कोटा से एजाज अहमद की रिपोर्ट। कोटा जिले के सुल्तानपुर थाने में एक ऐसी महिला रामायण और पेन को लेकर पहुंच गई और थानाधिकारी छुट्टनलाल मीणा को रामायण और पेन की खासियत बताई। महिला ने बताया कि यह एक ऐसी हाईटेक डिजिटल रामायण है जो पेन से इस रामायण में किसी भी पन्ने पर किसी भी श्लोक के ऊपर पेन रखते ही पेन ऑटोमेटिक रामायण के श्लोक को पढ़ने लग जाता है। यह देखकर एक बार तो थानाधिकारी भी चौंक गए। महिला ने थाने में डिजिटल रामायण और डिजिटल पेन की खासियत बताई। कोटा से एजाज अहमद की रिपोर्ट। देख के बता रहा है, देख के इसको टच करेंगे ना यहाँ पे, तो ये किसी चीज को किस चीज पे टच करोगे, पेज को टच करोगे, ये संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर दोनों सेनाओं के Sanjaya said, "O Bharata, having कोटा राजकीय कला महाविद्यालय भवन में कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रोहित चौधरी की अगुवाई में सैनिटाइजिंग किया गया। कॉलेज परिसर में छात्रों ने सैनिटाइजिंग कर कोरोना के चेन तोड़ने के लिए छात्रों को जागरूक रहने के संदेश दिए।
शहर में बढ़ते कोरोना महामारी प्रकोप को देखते हुए छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में सैनिटाइजिंग कर आने वाले छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सभी छात्रों से अपील करते हुए छात्र छात्राओं को कहा कि जिस प्रकार से देश में राजस्थान में कोरोना महामारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, उसकी सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज परिसर के गेट व छात्रों के बैठने वाली बेंचों पर टीचर्स के कक्ष में छात्रों ने सैनिटाइजिंग किया। वहीं छात्रों ने कहा कि सभी सरकार की गाइडलाइन की पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ को बार बार धोएं, 2 गज दूरी रखें व कॉलेज परिसर में सैनिटाइज का यूज करें। वहीं दूसरी ओर छात्र नेता ने कहा कि जिस प्रकार से कॉलेज प्रशासन को छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए और एक परिसर में सैनिटाइजिंग करानी चाहिए थी, वह नहीं कराई गई, जिसको देखकर आज हम सब युवाओं ने कॉलेज परिसर में सैनिटाइजिंग कर छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए छात्रों से अपील भी की है कि आप सब 2 गज की दूरी बनाए रखें व मास्क पहने और सैनिटाइजिंग का बार बार प्रयोग करें। कोटा से एजाज अहमद की रिपोर्ट। जिस प्रकार से लंबे समय से यहाँ कॉलेज परिसर में फॉर्म जमा करना, मार्कशीट बैठना, अलग प्रकार के कार्य चल रहे थे यहाँ पर, जिससे हजारों छात्र रोजाना यहाँ पर आते थे। जिस प्रकार से हमने कॉलेज परिसर से किसी प्रकार का यहाँ पर सैनिटाइजर कराया नहीं गया, उसी प्रकार हमने बीड़ा उठाया कि कॉलेज परिसर को जल्दी से जल्दी सैनिटाइज किया जाए, जो कोरोना संक्रमण से बचा जाए। जिसी कारण से आज सभी छात्र मेरे साथ मिलकर कोरोना संक्रमण को बचाने के लिए सैनिटाइजर किया। बिल्कुल, आज कोटा में कोरोना के एक बार फिर हालत बिगड़े हुए हैं। वो कोटा के साथ साथ राजकीय कला महाविद्यालय में जिस राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वार्ड बॉय के भरोसे। अकलेरा सरडा क्षेत्र में एक ही राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने पर सब मरीजों को इस पर ही निर्भर होना पड़ता है। ऐसे में 16 अप्रैल को सरडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। ऐसे में जो मरीज यहाँ डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा एवं 30 किलोमीटर दूर अकलेरा जाने पर मजबूर होना पड़ा। जब मीडिया ने इसकी पड़ताल की तो अस्पताल में सिर्फ वार्ड महिला ही मौजूद थी एवं एएनएम काली रावल की ड्यूटी होने के बावजूद भी वह स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद न होकर कई निकल चुकी थी। इस मामले की जब मीडिया व लोगों द्वारा जानकारी में ली गई तो मालूम हुआ कि डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं की डिलीवरी नहीं करवाती है। ऐसे में उनके मुंह मांगे पैसे देकर प्राइवेट दाई से करवानी पड़ती है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन अनदेखी कर देता है। वहीं कभी किसी के साथ हादसा भी हो सकता है। सब कर्मचारी की कोविड में ड्यूटी लगी हुई है। अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो एएनएम को फोन कर बुला लिया जाता है। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। अकलेरा के सदर नई बस्ती में बीती रात को चोरों ने मकान में हाथ साफ किया। प्राप्त जानकारियों के अनुसार मोहम्मद इरफान निवासी अकलेरा ने बताया कि मेरे मकान में रात्रि को अज्ञात चोर कमरे की कुंडी काटकर अलमारी में रखे 2200 सोनी बाली व दूसरे कमरे की कुंडी काटकर वहां बच्चों के लिए रखे हुए नोट चुरा कर ले गए, जिसकी अकलेरा थाने में प्रार्थना पत्र देकर मामला दर्ज भी करा दिया है। वहीं पुलिस ने को बताया कि पप्पू सरपंच को बुलाकर बाहर की कुंडी खुलवाई। उसके बाद ही पता चला कि अज्ञात चोर दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में रखे सामानों पर हाथ साफ कर गए हैं। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। पेयजल समस्या को लेकर महिला मंडल का सीएमओ को ज्ञापन। शासकीय कुएं में मोटरेबल लाइन जोड़ पेयजल सप्लाई की मांग, सीएमओ ने तुरंत की कार्यवाही। बेसुदा नगर परिषद की पेयजल समस्या के निदान हेतु रेखा श्याम गुर्जर सहित महिला मंडल ने सीएमओ सुरेश यादव को ज्ञापन दिया। रेखा श्याम गुर्जर ने बताया कि बेसुदा मंडी का आखिरी चोर होने में से पेयजल टंकी से पानी पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता। इसके कारण तिरुपति नगर में ज्ञान विहार के पीछे स्थित कुएं में मोटर डालने व लाइन छोड़कर पेयजल सप्लाई की मांग की गई, जिसे सीएमओ सुरेश यादव द्वारा संज्ञान में लेते हुए कुएं की मोटर डलवाकर लाइन छुड़वाई गई एवं कुएं से यह वार्ड जुड़ने से पेयजल टंकी से पेयजल सप्लाई का एक वार्ड का लोड कम होगा, जिससे अन्य वार्डों की पेयजल सप्लाई में कुछ हद तक बढ़ोतरी मिलेगी। बेसुदा से कपिल चौहान की रिपोर्ट। अज्ञात के कारण संदिग्ध मृत्यु पहले ही कंप्लेन, मृतक के परिजनों को 5000 की दी तराशी। नगर परिषद में ब्रह्मस्थानीय निवासी शैलेंद्र पाठक के अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। मृतक परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय शैलेंद्र पाठक टिफिन सेंटर संचालक जो कि काफी दिनों से बीमार चल रहा था, जिसके 3 दिन पहले ही सीमावर्ती भवानी मंडी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर कोविड सैंपलिंग करवाई थी। कोरोना रिपोर्ट आने से पहले ही व्यक्ति ने
व्यक्ति की आज मौत हो गई। हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही कोरोना सैंपलिंग की हुई थी, जिसकी रिपोर्ट सिमौती झालावाड़ जिला चिकित्सालय में आना बाकी थी। रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा कि मौत कोरोना से हुई या नहीं। वहीं आपको बता कि मौत बाद नगर परिषद टीम मौके पर पहुंचे और मृतक के ग्रुप सैनिटाइज करवाया। नगर सीएमओ सुरेश यादव ने बताया कि संदिग्ध मृत्यु मानकर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा शव को पीपीई किट पहनाकर पॉलिथीन में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए निजी एम्बुलेंस के भाड़े पर रखकर लाया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शव का दाह संस्कार बेसुदा के मुक्तिधाम में किया गया। वहीं प्रशासनीय जनप्रतिनिधि श्याम गुर्जर द्वारा मृतक के परिवार को नगर परिषद के आर्थिक सहयोग के रूप में 5,000 रुपए सहायता राशि भी दिलवाई गई। बेसुदा से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट।